या आप बता रहे हैं कि इससे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज होती है। ये डैमेज होगी और इसके सिम्टम क्या-क्या और आएँगे? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ़ स्मॉल इंटेस्टाइन की डिज़ीज़ नहीं है, तो इसके सिम्टम्स भी ब्रॉड होंगे या सिर्फ़ स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होंगे? देखिए, इसके सिम्पटम्स जो होते हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं। हुँ। सिम्पटम्स में ये हो सकता है कि आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन कैसे पता कि भाई ये एसिम्प्टोमेटिक है, आपने टेस्ट क्यों किया उसका? चलिए इसको ऐसे बताइए कि किसी बच्चे में सिम्टम क्या होंगे, एक मिड एज इंसान के सिम्टम क्या होंगे और अगर लेट डायग्नोज़ होता है किसी को, लेट ट्रिगर होता है तो उसके सिम्टम क्या होंगे? देखिए, अगर बच्चे में डायग्नोज़ होता है तो बच्चे में जो जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स होते हैं वो पेट के सिम्पटम्स होते हैं। बच्चे को डायरिया हो सकता है और डायरिया के बाद उसको हो सकता है कि उसके बॉडी में खाना ना लगे, जो नॉर्मली बोलते हैं। उसका वेट नहीं बढ़ेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी जल्दी, और कभी-कभी सीवियर केसेस में उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अच्छा। तो बच्चों में ये दिक्कत जब होती है तो बहुत जल्दी पकड़ में आती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में हमारे पास मेजर्स क्या है देखने के लिए? हमारे पास उसका वेट देखने के लिए है कि वेट ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और उसकी हाइट ढंग से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो ये दोनों पैरामीटर्स जल्दी दिखाई देते हैं, है ना? तो इसलिए जल्दी पकड़ में आती है। प्लस बच्चों में कभी-कभी हाइट ना बढ़ना, अगर पेट की भी कोई सिम्पटम नहीं है तो कभी-कभी हाइट भी नहीं बढ़ती है उनकी, तो उसके लिए भी पेशेंट्स हमारे क्योंकि पास आते हैं। आते जो है अब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर रही न्यूट्रिएंट्स को। एब्जॉर्ब नहीं कर रही, एग्जैक्टली। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई यंग अडल्ट्स में आ रहे हैं और या ओल्ड एज में आ रहे हैं, चलिए पहले ओल्ड एज की बात कर लेते हैं। ओल्ड एज में ये होता है कि कभी कभी लोग पहली बार डायग्नोज होते हैं ओल्ड एज में। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपको ट्रिगर जो है वो आपको हाल फिलहाल में ट्रिगर मिला हो जिसकी वजह से सिम्टम आ रहे हैं आपको, या तो आपका ट्रिगर बहुत पहले आ चुका है, आपको बीमारी बहुत पहले से ही है, सिम्टम नहीं है। सिम्टम नहीं आए हैं आपको उसके, है ना। और पहली बार डायग्नोज कब हुआ कि मान लीजिए आपको बहुत ही सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, आपको फ्रैक्चर हो गया है, फिर आपने टेस्ट कराया तो आपको खून की कमी मिली है, फिर आपने और टेस्ट कराया तो आपको मालूम चला कि सीलियक डिजीज़ है ये। और आते हैं मिडिल एज ग्रुप में। देखिए, मिडिल एज ग्रुप में भी जो सिम्टम होते हैं, अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊँ तो सिम्टम को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है कि आपके इंटेस्टाइन के सिम्टम, एक होता है आपके एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। जो इंटेस्टाइन के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं सबसे मोस्ट कॉमन डायरिया। डायरिया। डायरिया ऐसा नहीं होता कि आपको डायरिया लगातार जैसे इन्फेक्शन में हो रहा है, आपको बिल्कुल पानी की तरह डायरिया दिन भर होए जा रहा है, वैसा नहीं होता है। इसमें डायरिया इंटरमिटेंट होता है, जैसे कभी हुआ कभी ठीक हो गया आपको, लेकिन पेशेंट बताएगा कि हाँ, मोशन मेरे जो होते हैं वो मतलब प्रीडोमिनेंटली नॉर्मल नहीं है। पतले होते हैं। आपको ज़्यादा गैस बनने की दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा फ्लैटुलेंस हो सकता है, आपको ये दिक्कत होती है। प्लस इसमें ये तो हो गई आपके जो मोस्ट कॉमन आंतों के सिम्टम्स हैं। जो आंतों के बाहर के सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा जीआई सिम्टम्स बोलते हैं, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि आयरन, B12, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको खून की कमी होगी। खून की कमी होने की वजह से आपको लेथार्जी लगेगा। बहुत लोग इसको नॉर्मल एज अ अपना नॉर्मल वे ऑफ लाइफ मान लेते हैं, लेकिन वो कारण कुछ और हमेशा होता है उसका। थका-थका सा महसूस हमेशा होगा। थका थका लगेगा, ऐसा फीलिंग आती है उसमें। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके बोन्स वीक होंगे, आपको थोड़े से भी ट्रॉमा से फ्रैक्चर जल्दी हो सकता तो है कैल्शियम आपको। क्यों नहीं अब्ज़ॉर्ब होगा? वो तो ग्लूटेन है नहीं। नहीं, कैल्शियम एब्जॉर्ब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्लूटेन जो है आपकी जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स को डैमेज कॉज करता है, अच्छा। और इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब तो लाइनिंग से ही अच्छा, होते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वही डैमेज है ओवरऑल तो वो सब डैमेज हो जाते हैं। आपके करेगा कौन? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कैल्शियम, फोलिक एसिड हो गए हैं, आयरन हो गया, ये सब के सब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब लाइनिंग ही डैमेज हो गई आपकी तो एब्जॉर्ब किसके थ्रू कैसे होंगे होगा? वो लोग, है ना। तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसीलिए हमें डेफिशिएंसीज के सिम्टम मिलते हैं इसके अंदर। प्लस सीलियक डिजीज़ में ये भी देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डेफिशिएंसी जो आ रही हैं उसके ही सिम्टम मिले, क्योंकि इसमें इम्यून सेल्स आपके एबनॉर्मली एक्टिवेट हो चुके हैं। तो वो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स जो होता है वो कभी कभी बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज करते हैं। जैसे आपको स्किन में लीजन्स मिल सकते हैं, स्किन्स में आपको रैशेज मिल सकते हैं पर्टिकुलर टाइप को, जिसको हम लोग डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस बोलते हैं। आपको मसल वीकनेस मिल सकती आपके है। पास आते हैं पेशेंट जो खुजली की शिकायत करते हैं कुछ ऐसी स्किन की और उनके वो पेट भी गड़बड़ है। हाँ हाँ, वो पेशेंट आते हैं, लेकिन ये बहुत वेग वेग चीज़ है कि पेट अच्छा, की अच्छा, दिक्कत भी है और अच्छा। खुजली भी है ना। अगर कोई लीजन्स हमें जो स्किन जो रैशेज होते हैं अगर वो पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है इसको सीलियक मतलब ये डिजीज़ है कि वाले हर रैशेज तो मरीज नहीं में है। एक जैसे लक्षण नहीं है। नहीं, सब में एक जैसे लक्षण नहीं है। फिर इसमें ये हो सकता है कि आपके
मसल वीक हो सकती हैं, बोन्स के बारे में मैंने बताया आपको। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है और पेरिफेरल नर्व्स हैं, है ना, वो असर हो सकती हैं। कभी कभी रेयर केसेस में ये होता है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत है ना उसको, तो इसको ग्लूटन एटैक्सिया बोलते हैं, वो ढंग से चल नहीं पाते हैं। जब ये कंडीशन हो जाती है तो ये इरिवर्सिबल होती है। ये कंडीशन, इसमें आप ग्लूटन फ्री डाइट आप ले भी लेंगे तो आपको कितना इंप्रूवमेंट होगा बताना। चलने में कैसे दिक्कत होगी सर? वो चलने में दिक्कत नहीं होगा? नहीं, कंसंट्रेशन की बात नहीं हो, पेशेंट बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता। बैलेंस इसलिए मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि आपके ब्रेन में एक एरिया होता है, सेरिबेलम बोलते हैं जिसको। सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस मेंटेन करता है चलने में आपको। तो उसमें देखा गया है कि वहाँ पे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होकर उसको डैमेज कॉज करते हैं उस एरिया को, तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है, तो आप चलने में डगमगाते हैं। वैसे में ये थोड़ा सा रेयर है, लेकिन ये भी हो सकता है सीलियक डिजीज़ में, और ये देखा गया है। इसके अलावा कभी कभी ब्रेन फॉगिंग होती है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कन्फ्यूजन रह रही है एक स्टेट की, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़ पे। आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिल सकती है कि आपको जैसे पैरों में जलन टाइप के हो रहे हैं, ये आपको मिल सकते हैं। प्लस कभी कभी क्या होता है कि साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी मिलते हैं। साइकियाट्रिक एडवांस सिम्टम है ना? नहीं, एडवांस सिम्टम्स हैं, लेकिन कौन से सिम्टम किस पेशेंट में आएंगे वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और हम बता नहीं सकते वो चीज़ कि कौन से पेशेंट में कौन से सिम्टम आएंगे। उनको इन सिम्टम के साथ कितनी पेट की दिक्कत साथ में होगी ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सीएनएस में आपको नसों में आपके जलन हो सकती है, ये सब दिक्कत हो सकती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो तो उसमें डैमेज हो सकता है आपको। इसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन जो फंक्शंस होता है, जो आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं, उनको हार्मोन सेक्रीट करने के लिए भी ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ये सब चाहिए होते हैं उनको। तो वो एंडोक्राइन हार्मोन ढंग से बन नहीं पाते हैं। उसके ना बनने की वजह से बच्चों में शॉर्ट स्टेचर मिलता है, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ पाती बच्चों की। भले उनको जीआई सिम्टम बहुत नहीं है, लेकिन वो छोटे कद के ही रह जाते हैं। तो उनमें अगर हम इवैल्यूएट करते हैं कोई और कॉज नहीं मिलता, तो सीलियक डिजीज़ एक कारण है।